वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत वृहत अणुओं के अणु भार के बारे में बात करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, वृहत अणुओं का अणु भार। हम जानते हैं कि बहुलक का जो अणु भार है वो किस पर निर्भर करता है? वो बहुलीकरण की कोटि पर निर्भर करता है। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब बहुलक में, पॉलीमर में अलग अलग अणुओं का भार भिन्न भिन्न होता है, तो इसे हम औसत अणुभार के रूप में व्यक्त करते हैं। द वेट ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ पॉलीमर must be different. So, the molecular weight of a polymer can be expressed as an average molecular weight. औसत अणुभार के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब ये औसत अणुभार दो प्रकार से होते हैं। पहला है संख्या औसत अणुभार, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। संख्या औसत अणुभार, इसको हम mn बार से प्रदर्शित करते हैं। mn मीन्स नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, बार मीन्स एवरेज। ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है n1 स्मॉल n1 m1 प्लस स्मॉल n2 m2 प्लस n3 m3 अप टू nn mn डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3 अप टू nn। समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ n1 क्या है? n1 उन अणुओं की संख्या है जिनका द्रव्यमान m1 है। इसी तरीके से n2 उन अणुओं की संख्या है जिनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान m2 है, और nn उन अणुओं की संख्या है जिनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान mn है। तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं? mn इज इक्वल टू समेशन ऑफ ni अपॉन समेशन ऑफ ni। समीकरण 2। अब हम जानते हैं कि NiMi यह किसके बराबर है? Wi, टोटल वेट ऑफ द पॉलीमर। और Ni किसके बराबर है? टोटल वेट ऑफ द पॉलीमर डिवाइड बाय द टोटल वेट ऑफ द ऑल पॉलीमर्स, all individual polymers. That is, Ni is equal to summation of Wi Mi। यहाँ N1, N2, N3 क्या है? ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनके वेट, जिनके टोटल वेट क्रमशः कितने हैं? W1, W2, W3 कहाँ तक? अप टू Wn तक। और m क्या है? m है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ईच मॉलिक्यूल। n1 मॉलिक्यूल्स हैं जिनका वेट है m1, n2 है जिनका वेट है m2 एंड सो ऑन। तो हम इसको कैसे व्यक्त कर सकते हैं? mn इज इक्वल टू समेशन ऑफ NiMi अपॉन Ni। अब एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। इस प्रकार का जो एवरेज अणुभार आता है उसमें कम अणुभार वाले अणुओं को की अधिक महत्व होता है। हमने माना कि एक बहुलक है जिसमें दो अणु हैं जिनके द्रव्यमान एक का 100 और एक का 10,000। अब mn बार निकालना है, तो 100 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाई
2 अणुओं की संख्या Ni। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5050। इसी तरीके से द नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, इसको हम mn बार, ये क्या है, टोटल वेट ऑफ द पॉलीमर मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल्स। इट इज टोटल वेट ऑफ द पॉलीमर मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल, एक पॉलीमर मॉलिक्यूल का एवरेज वेट आ गया, विच इज नोन एज नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। अब सी, दिस इज द फिगर। इसमें एक ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन चेन लेंथ और मॉलिक्यूलर चेन लेंथ एंड नंबर ऑफ चेन्स। हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे चेन लेंथ कम होती जा रही है, वैसे वैसे नंबर ऑफ चेन्स बढ़ती जा रही है अप टू ए लिमिट। और फिर एक लिमिट के बाद फिर जैसे जैसे चेन लेंथ कम होती है, वैसे वैसे नंबर ऑफ चेन्स भी कम होने लगती हैं। मतलब उन मॉलिक्यूल्स का या उन चेन्स का नंबर मैक्सिमम होता है जिनकी चेन न तो बहुत ज़्यादा लंबी हो और ना बहुत ज़्यादा छोटी हो, शॉर्ट हो। और यही जो है ये करस्पॉन्ड करता है एवरेज, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट को। इस ग्राफ का जो पीक है दैट करस्पॉन्ड्स टू, इसके करस्पॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर वेट होता है दैट करस्पॉन्ड्स टू नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। अब इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया हमने माना कि एक पॉलीमर है जिसमें 4 अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट के पॉलीमर हैं डिफरेंट नंबर में। एक एंटिटी है जिसका वेट एक का 10 ग्राम है और इतने मॉलिक्यूल हैं, ऐसे 2 मॉलिक्यूल हैं। तो टोटल वेट कितना हो गया इसका, 1 का 10 तो 2 का 20। इसी तरीके से 4 मॉलिक्यूल्स हैं जिनका प्रत्येक का वेट कितना है 20, तो ये टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 80। इसी तरीके से 6 मॉलिक्यूल हैं जिनका कंट्रीब्यूशन, जिनका वेट 100 है एक का, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 600। और उसी तरीके से 3 हैं मॉलिक्यूल जिनमें से प्रत्येक का वेट कितना है 250, तो ये कितना हो गया 750। ये हम देख रहे हैं जैसे जैसे मास बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स का नंबर पहले बढ़ता जा रहा है और फिर कम होता जा रहा है। अब टोटल वेट पूरे पॉलीमर का कितना हो गया 20 + 80 + 60 + 600 + 750, यानी समेशन कितना हो गया NiMi का या Wi का 1450। ये जो वेट है ये कितनी एंटिटी का है, कितने मॉलिक्यूल्स का है 15, 2 + 4 + 6 + 3, तो एक का कितना हो जाएगा 1450 डिवाइडेड बाई 15। ये नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कहलाएगा। या फिर इसको निकालने का तरीका है हर एंटिटी का फ्रैक्शन कंट्रीब्यूशन निकालना है और फिर उसको ऐड कर दें। देखिए कैसे,
पहला जो पॉलीमर है, मॉलिक्यूल है पहले टाइप का, द नंबर ऑफ पॉलीमर इन कंटेनिंग ईच ऑफ द पॉली 1, 2, 3 and 4, इनका जो सम है ये कितना है, ये सम है 15। तो हम क्या देख रहे हैं, पहले पॉली के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, नंबर 2। तो इसका फ्रैक्शनल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 2/15। नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ पॉली 1 इज 2/15। इसी तरीके से नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ पॉली 2 इज पॉली 2 कितने, 4, 15 में से 4, तो 4/15। थर्ड के लिए 6/15 और फोर्थ के लिए हो जाएगा इसी तरीके से, फोर्थ के लिए हो जाएगा 3/15। 3/15। अब कंट्रीब्यूशन मेड बाय पॉली 1 टूवर्ड्स द एवरेज वेट ऑफ पॉलीमर, ये हो जाएगा नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ ईच पॉलीमर मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ एंटाइटी, वेट ऑफ यूनिट। तो पहले के लिए फ्रैक्शन कितना हुआ, 2/15, ठीक है, और वेट कितना है इसका, 10। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इट कम्स टू बी 1.33 ग्राम। सेकेंड के लिए फ्रैक्शन कितना है, नंबर ऑफ फ्रैक्शन 4/15, और मास कितना है एक का, 20, तो 4/15 इंटू 20, इट कम्स टू बी 5.33 ग्राम। सिमिलरली थर्ड के लिए नंबर ऑफ फ्रैक्शन, थर्ड के लिए 6/15 मल्टीप्लाइड बाई 100, एक का 100। इसी तरीके से फोर्थ के लिए 4/15 फ्रैक्शन हो गया इंटू 250 यानी 50। अब इन सबको समअप कर लो, 1.33 प्लस 5.33 प्लस 40 प्लस 50, ये किसके बराबर आ जाएगा, टोटल करेंगे हम तो 96.66 ग्राम। तो द नंबर एवरेज molecular weight of this polymer is 96.66 ग्राम। और यदि हम एक साथ भी निकालना चाहें तो पॉलीमर का टोटल वेट 1450 डिवाइडेड बाई 15, तो ये भी कितना आएगा 96.66 ग्राम। तो ये तरीका था नंबर एवरेज या संख्या औसत अनुभार को ज्ञात करने का। दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। संख्या औसत अनुभार की गणना इस तरीके से की जा सकती है। अब यदि हम इसको जनरलाइज करें, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n किसके बराबर हो जाएगा, n1 प्लस n2 प्लस n3 अप टू ni, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, समेशन ni। नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ ईच मॉलिक्यूल, n1 का कितना हो जाएगा, n1 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ ni। n2 के लिए कितना हो जाएगा, n2 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ ni, सो ऑन। अब नंबर एवरेज वेट कंट्रीब्यूशन ni अपॉन समेशन ऑफ ni। एक के लिए, पहले के लिए n1 m1 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ ni, दूसरे के लिए n2 m2 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ ni, और टोटल नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, इन सब का टोटल, मतलब n1 m1 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ ni प्लस n2 m2 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ ni प्लस n3 m3 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ ni अप टू nn mn डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ ni। तो जब हम ऊपर के सारे टर्म्स को जोड़ेंगे
तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ NiMi डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ Ni. दिस इज नोन एज नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट. अब हम इसकी सिंपल कैलकुलेशन देखते हैं. सेम ये हमारे पास सिंपल फार्मूला है mn बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ NiMi अपॉन Ni. अब देखिए यहाँ 4 सेम एग्जाम्पल, यहाँ 4 हैं. 2 मॉलिक्यूल हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10 है, 4 हैं जिनका 20 है, 6 है जिनका 100 है और 3 हैं जिनका 250 है. तो चलते हैं 2 इंटू 10, 4 इंटू 20, 6 इंटू 100, 3 इंटू 250. हर प्रकार के हर अणुभार वाले मॉलिक्यूल को उसकी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया. ये हो गया और जोड़ दिया सबको. तो दिस इज समेशन NiMi अपॉन समेशन Ni. 2 + 4 + 6 + 3 यानी टोटल 15 मॉलिक्यूल, यानी 1450 अपॉन 15 मैंने आपको बताया. इट ऑल्सो कम्स टू बी 96.679. 96.67. So this is the method how we calculate number average molecular weight. इस तरीके से हम संख्या औसत अणुभार की गणना करते हैं. यहाँ हमने देखा कि संख्या औसत अणुभार की गणना में कम अणुभार वाले अणुओं का अधिक महत्व होता है. अब दूसरे प्रकार का औसत अणुभार होता है भार औसत अणुभार, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट. भार औसत अणुभार, इसको हम MW बार से वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट MW बार से प्रदर्शित करते हैं. देखिए यदि हम इसी एग्जाम्पल की बात करें तो MW बार किसके बराबर है? ये बराबर होगा स्मॉल m1 कैपिटल M1 प्लस स्मॉल m2 कैपिटल M2 अप टू स्मॉल mn कैपिटल Mn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 अप टू Mn. दैट इज ऊपर क्या है? ऊपर है टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ weight of polymer divided by weight of polymer. M1, M2, M3 क्या है? The weight of different molecular species, molecular weight. और small m1, m2, m3 क्या है? Their weights, corresponding weights in polymer. यानी M1 मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल्स का कंट्रीब्यूशन कितना है? वेट कंट्रीब्यूशन स्मॉल m1. M2 मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल्स का वेट कंट्रीब्यूशन है M2, सो ऑन. अब हम जानते हैं कि स्मॉल m किसके बराबर होगा? टोटल वेट कंट्रीब्यूशन, यानी मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. यानी स्मॉल m1 किसके बराबर होगा? n1 m1. स्मॉल m2 किसके बराबर होगा? n2 m2, सो ऑन. तो
स्मॉल m1 की जगह हम लिख सकते हैं n1 m1। तो n1 m1 इंटू m1, ये क्या हो गया, n1 m1 स्क्वायर। इसी तरीके से n2 m2 स्क्वायर प्लस n3 m3 स्क्वायर अप टू nn mn स्क्वायर अपॉन, नीचे m1 की जगह क्या गया, n1 m1, m2 की जगह आ गया n2 कैपिटल M2 अप टू nn mn। इसको हम लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू समेशन ऑफ ni mi स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ ni mi। वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि इसमें हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले एटम्स का मॉलिक्यूल्स का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं। देखिए, सेम एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखिए, टोटल वेट ऑफ ईच पॉली प्रेजेंट इन द पॉलीमर इज 1450 ग्राम। अब वेट ऑफ पॉली 1 प्रेजेंट इन पॉलीमर इज कितना होगा, 2 इंटू 10 20 ग्राम। वेट फ्रैक्शन 20 अपॉन टोटल 1450। इसी तरीके से दूसरे के लिए 2 इंटू 40 यानी वेट, टोटल वेट कितना 80 उस स्पीशीज़ का अपॉन टोटल 1450। थर्ड के लिए 600 डिवाइडेड बाई 1450 और फोर्थ के लिए 3 इंटू 250 यानी 750 डिवाइडेड बाई 1450। तो पहले को हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.14 ग्राम, सेकंड को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.10 ग्राम, थर्ड को सॉल्व करेंगे तो आएगा 41.38 ग्राम और फोर्थ को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 129.31 ग्राम। टोटल आएगा 171.93 ग्राम। नंबर एवरेज कितना आया था, नंबर एवरेज आया था आपका आंसर 96 और ये आया 171.93। इससे क्या प्रूव होता है कि वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इज ग्रेटर देन नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। वे भार औसत अणुभार का मान संख्या औसत अणुभार से ज़्यादा आता है। क्यों? क्योंकि इसमें उच्च अणुभार वाले अणुओं का योगदान अधिक होता है, कंट्रीब्यूशन अधिक होता है। अब इस कंसेप्ट को भी हम जनरलाइज कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं इस कंसेप्ट को जनरलाइज। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n1 प्लस n2 प्लस n3 इज इक्वल टू समेशन ऑफ ni। टोटल वेट ऑफ पॉलीमर किसका समेशन, n इंटू m का, n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस n3 m3। अब वेट फ्रैक्शन n1 m1 डिवाइडेड बाई w, यानी n1 m1 डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई सिग्मा ni mi। ये किसका कंट्रीब्यूशन है, ये वेट फ्रैक्शन है एक मॉलिक्यूल के लिए। अब वेट एवरेज वेट कंट्रीब्यूशन ईच एंटाइटी के लिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, m से। तो क्या हो जाएगा, ये n1 m1 स्क्वायर अपॉन
समेशन ऑफ NiMi, ये एक के लिए। दूसरे के लिए N2M2 स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ NiMi। तीसरे के लिए N3M3 स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ NiMi। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, ये समेशन ऑफ NiMi स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ NiMi, ये कहलाएगा MW या वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए पॉलीमर, भार औसत अणुभार किसी बहुलक का। और ये हमेशा संख्या औसत अणुभार से ज़्यादा होता है। हमने निकाला NiMi स्क्वायर अपॉन NiMi, 2 इंटू Mi, M1, N1 है 2, M1 है 10, तो 10 का स्क्वायर, प्लस 4 N2 और M2 है 20, 20 का स्क्वायर, प्लस 6 N3 और M3 कितना हो गया 100 का स्क्वायर, प्लस N4 3 और M4 250 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई N1 M1 2 इंटू 10, N2 M2 4 इंटू 20, प्लस N3 M3 6 इंटू 100, प्लस N4 M4 3 इंटू 50, यानी ऊपर आएगा 249300 डिवाइडेड बाई 1450, यानी 171.93, 171.93। तो हम क्या देख रहे हैं, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इज ग्रेटर देन द नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। द वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट takes into account of large molecules contain a much higher amount in the molecular mass of the polymer। अब ये देखिए, ये उसी की तरीके वही ग्राफ है जो हमने पहले देखा था, लेकिन ये जो वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है ये किधर शिफ्ट हो गया, ये शिफ्ट हो गया टूवर्ड्स द लॉन्गर चेन मॉलिक्यूल्स, यानी जिनका मास ज़्यादा होता है वो मॉलिक्यूल्स इसके लिए ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी भार औसत अणुभार में अधिक अणुभार वाले मॉलिक्यूल्स का योगदान अधिक होता है। तो इस तरीके से हमने देखा, इस पे आपकी एग्ज़ाम्स में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ सकती हैं। आपको डेटा दिया होगा और आपको उससे संख्या औसत अणुभार या भार औसत अणुभार की गणना करनी होगी। यू हैव टू कैलकुलेट नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट एंड वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट फ्रॉम द गिवन डाटा। सो अब इसके आगे हम देखेंगे कि ये जो अणुभार हैं, चाहे ये संख्या औसत अणुभार हो या भार औसत अणुभार हो, इनको हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। तो इसमें 4 मेथड हैं जिनको हम नेक्स्ट टर्न पर 1 by 1 टेकअप करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।